मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थियोरी ऑफ इवोल्यूशन की। इसके बारे में थियोरी ऑफ इवोल्यूशन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको पढ़कर मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को। तो आइए पेज नंबर 3 पे हमें कैन रिकॉल में कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मतलब यार अपेंडिक्स जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका वहाँ पे क्या रोल है, उसका क्या फंक्शन है, ये पूछा है, ठीक है। तो हमें पता है अपेंडिक्स जो होता है ये क्या है, बेसिकली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स की क्या खासियत होती है? ये फंक्शनलेस होता है। क्या होता है? फंक्शनलेस होता है, मतलब इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इतना, ठीक है। तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इज नो, ठीक है, नो। और क्या आएगा? इट इज फंक्शनलेस। क्या आएगा? फंक्शनलेस इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे बात समझ, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे नो? करेक्ट है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड, है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ यार, जब हम खाना खाते हैं, है कि नहीं, तो हम खाने को बेसिकली क्या करते हैं? च्यू करते हैं, है कि नहीं, च्यू करते हैं। ऑलराइट, तो जो हमारे माउथ के अंदर विजडम टीथ है, प्रेजेंट है, ठीक है, विजडम टीथ जो प्रेजेंट है, फिर वो क्या यूजफुल है? मतलब वो जब खाना को हम च्यू करते हैं तो क्या उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे? क्या वो वहाँ पे यूजफुल है? तो इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार विजडम टीथ भी क्या है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो इसका भी फंक्शन क्या है? ये भी एक फंक्शन लेस है, ठीक। इसका आंसर क्या लिखोगे फिर से? इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नो, ठीक है। इट इज नॉट यूजफुल, it is not useful for chewing the food। अरे बात सुन, सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है यार, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। Why did the huge animals like dinosaurs become extinct? यार जो डायनासोर्स थे, जो कि बहुत ही मतलब बड़े बड़े एनिमल्स थे, ठीक है, वो लोग क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हो सकता है रीजन? यार हमको पता है रीजन क्या हो सकता है कि ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शंस, है कि नहीं, वॉल्केनिक इरप्शंस। यार वॉल्केनिक इरप्शन जब हुआ तो उसमें क्या हो गया, आधे डायनासोर्स वहां पे एक्सटिंक्ट हो गए, है कि नहीं, वहां पे खत्म हो गए। और क्या हो सकता है? और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द अर्थ एंड द एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड से क्या हो गया, अर्थ और एस्ट्रॉइड्स आपस में क्या हो गए, कोलाइड कर गए, और सारे डायनासोर्स बेसिकली क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, करेक्ट है। ऑलराइट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। Why are many species of animals and birds are getting extinct? ठीक है, क्यों एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं यार, क्या क्या रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। हमें कुछ रीजन पता है ऑलरेडी, आइए लिख लेते हैं। क्या पता है हमें? ड्यू टू लैक ऑफ फूड, है कि नहीं। बहुत सारे एनिमल्स को क्या हो रहा है, फूड की कमी हो रही है, तो आधे क्या हो जा रहे हैं, खाने के वजह से ही क्या हो जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, है कि नहीं,
डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो रहा है, ऐसा नो डिफॉरेस्टेशन। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनिमल हंटिंग, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को एनिमल्स हंटिंग, इस वजह से भी क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंग होते जा रहे हैं। अरे बस, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ, दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक दैट इज एवोल्यूशन, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन होता क्या, ठीक है। क्या सबसे पहले समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन लिखते हैं। एवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है कि द ग्रेजुअल चेंज, gradual changes occurring, ठीक है, occurring in a living organism over a long duration of time, over a long duration of time, correct है। So over a long duration of time is called, क्या बोलेंगे इसको, is called evolution, क्या बोलोगे, evolution, ठीक है। आंसर डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अब पढ़ के समझ में आया, क्या लिखेंगे कि gradual change occurring in a living organism over a long duration of time is called evolution। इसलिए यार जो भी ग्रेजुअल चेंजेस है कि नहीं, मतलब जो भी छोटे छोटे माइन्यूट से जो चेंजेस है, ठीक है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आते हैं ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब बहुत ही लंबे समय के बाद जो चेंजेस आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो मतलब किसका फिनोमिना है, किसके थ्रू आते हैं, बेसिकली इवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। सो इवोल्यूशन के थ्रू क्या होता है, बेसिकली इवोल्यूशन क्या है, द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन, करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब यार ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, जो प्रोसेस है काफी स्लो होता है, क्या होता है, काफी स्लो प्रोसेस है। तो यार यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज, क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्लो गोइंग प्रोसेस, ठीक है, स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू which डेवलपमेंट, क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव, है कि नहीं, अचीव किया जाता है। आगे बात समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट आप एवोल्यूशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बात समझ लो। यार अब क्या होता है, बेसिकली जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे जो हमारे लाइफ का जो एग्जिस्टेंस आया, ठीक है, कैसे आया, आइए उसको समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो यार सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्या 3.5 बिलियन, ठीक है, बिलियन ईयर्स अगो वो लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, है कि नहीं, ऑन अर्थ। अरे बात सुन, मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो क्या कब एग्जिस्ट करने में आई, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या पाया गया कि ऐसा, मतलब साइंटिस्ट लोग को लगा, ठीक है, क्या लगा कि यार जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो कैसे हुआ, बेसिकली सबसे पहला सिंपल एलिमेंट्स क्या हुए होंगे, पाए गए होंगे, कहाँ पे, वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एट फर्स्ट क्या हुआ, सिंपल एलिमेंट्स were found in water। अरे बात समझ, मतलब पानी के अंदर क्या हुए होंगे, कुछ सिंपल एलिमेंट्स की क्या हुई होगी, डिस्कवरी हुई होगी, है कि नहीं, मतलब कुछ सिंपल एलिमेंट्स क्या हुए होंगे, सबसे पहले पाए गए होंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अरे बात, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, सिंपल एलिमेंट्स क्या होते थे,
कंबाइन करते गए, ठीक है, कंबाइन करते गए और किस में कन्वर्ट होते गए, बेसिकली कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते गए। किस में कन्वर्ट होते गए, कंपाउंड्स में, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये सिंपल एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, ये क्या होने लगे, अपना कॉम्बिनेशन करने लगे, क्या करने लगे, कंबाइन करने लगे, ठीक है। और कंबाइन करते करते किसमें फॉर्म हो गया, बेसिकली ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने लगे। क्या बनाने लगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ क्या लिखोगे, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक compounds were formed। अरे बात सुन, were formed मतलब इनका क्या हो गया होगा, फॉर्मेशन होने लगा। अरे बात समझ, ठीक। अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने लगे। क्या बनाने लगे, कंबाइन होकर ये, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, ठीक है, ये कंबाइन होकर क्या बनाने लगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने लगे। क्या बनाने लगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने लगे। सच एज, कैसे थे वो, सच एज प्रोटीन, ठीक है, क्या बनाने लगे, प्रोटीन बनाने लगे, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड वेर फॉर्म, है कि नहीं। तो यार ये सारे बनने लगे। अरे बात समझ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये साइकिल पूरा चेन क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे और टाइम बढ़ते गया, जैसे जैसे और टाइम बढ़ते गया, ठीक, तो अब ये क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये लोग बनने लगे, ठीक। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और टाइम में, जैसे जैसे और टाइम में इंक्रीजमेंट आ गया, ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और मिक्स होते गए। मिक्स होने के बाद क्या बनाने लगे, सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या होने लगा, फॉर्म होने लगा। क्या होने लगा, फॉर्म होने लगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल क्या होने लगा, वेर फॉर्म या फिर प्रोड्यूस। अरे बात सुनो, ठीक, क्या होने लगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल क्या होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे। अब ये कंबाइन होते गए, क्या होते गए, कंबाइन होते गए, क्या होते गए, कंबाइन होते गए, ठीक है। और कंबाइन होते होते क्या होने लगे, अपने सेल्स के जो नंबर ऑफ सेल्स थे क्या होते गए, इंक्रीज होते गए। क्या होते गए, इंक्रीज होते गए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स गेट्स इंक्रीजेस। क्या होते गया, इंक्रीज होते गए, ठीक, इंक्रीजेस, ठीक। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते गए, इंक्रीज होते गए। अब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, ठीक, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए तो क्या होने लगा कि जो अच्छे सेल्स थे, जो गुड सेल्स थे, ठीक है, वो क्या करने लगे, वो ग्रो करने लगे। और जो बैड सेल्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, पेरिश हो गए। क्या हो गए, पेरिश हो गए मतलब एक्सटिंग हो गए। क्या हो गए, एक्सटिंग हो गए। अरे बात सुनो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, गुड ग्रोइंग सेल्स क्या हो गए, गुड ग्रोइंग सेल्स एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट द सराउंडिंग चेंजेस, ठीक है, सराउंडिंग चेंजेस, ठीक है, मतलब जो भी सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ठीक है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है कि नहीं। तो जो भी सराउंडिंग में चेंजेस आ रहा था, ठीक है, तो जो अच्छे सेल्स थे, गुड सेल्स थे, वो क्या होने लगे, बेसिकली सराउंडिंग के चेंजेस को एडजस्ट करने लगे। क्या करने लगे, एडजस्ट करने लगे। अरे बात सुनो, और जो बैड सेल्स थे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब वो अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वो क्या हो गए, पेरिश हो गए। क्या हो गए, पेरिश हो गए। अरे बात सुनो, ठीक है। तो सेल्स क्या हो गए, जो अच्छे सेल्स थे वो क्या होने लगे, ग्रो करने लगे, ठीक। आगे क्या हुआ कि ये सारे सेल्स क्या होने लगे और कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म बनाने लगे। क्या बनाने लगे, ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, क्या बनाने लगे, कॉम्प्लेक्स
organisms were formed। अरे बात समझ, सेल्स क्या होने लगे, कंबाइन करने लगे, ठीक है, कंबाइन करने लगे और उसके एज अ रिजल्ट क्या होने लगा, लार्जर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते गए, ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या आ जाता है हमारा, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, फिर एज अ रिजल्ट फिर क्या होते गया, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओकर। अरे बच्चों, तो ये था पूरा प्रोसेस हमारा इवोल्यूशन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे थियरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थियरी ऑफ एवोल्यूशन। आइए देखते हैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन में क्या दे रखा है हम, ठीक है। तो यार थियरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहता है, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। आइए वन बाय वन लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक कि जो हमारा जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल, क्या बोल रहा हूं मैं, लिविंग मटेरियल, दैट इज, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म was formed in water। अरे बात समझ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहला पॉइंट है किसका, थियरी ऑफ इवोल्यूशन का। थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है कि द फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म was formed in water। अरे बात समझ, ठीक है, पहला पॉइंट। और क्या बोलते हैं कि एज द टाइम इंक्रीजेस, क्या बोलता है, एज द टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, ठीक, क्या होते गया, एज द टाइम इंक्रीजेस, ठीक है, मोर नंबर ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वेर फॉर्म। अरे बात समझ, क्या होते गए, फॉर्म होते गए, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते गए, फॉर्म होते गए, क्या होते गए, फॉर्म होते गए। अरे बात समझ, ठीक है। और क्या कहता है थियरी ऑफ इवोल्यूशन, और क्या कहता है कि ड्यू टू ग्रेजुअल चेंजेस, क्या, ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है, ड्यू टू ग्रेजुअल चेंजेस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आने लगे, बहुत सारे ग्रेजुअल चेंजेस आने लगे, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसके अंदर जब चेंजेस आने लगे तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंजेस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वेर फॉर्म। अरे बात समझो, क्या होने लगे, फॉर्म होने लगे। कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होने लगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होने लगे, फॉर्म होने लगे। अरे बात समझो, किसकी वजह से हुआ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से हुआ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से हुआ। अरे बात समझो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है थियरी ऑफ इवोल्यूशन, कि एज द result of evolution, as the result of evolution
क्या कर रहा है भाई? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप, क्या हो रहे हैं? डेवलप्ड प्रोग्रेसिवली, क्या हो रहा है? डेवलप प्रोग्रेसिवली, ठीक है, फ्रॉम दे एंसेस्टर्स, क्या आएगा? एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट functional and structural organization. आइए बात सुनिए, functional and structural organization, क्या आएगा? organization. अरे बात समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अरे बस तो इस तरीके से था हमारा, दैट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, हमने उसको डिफाइन किया, ठीक है, और फिर हमने बात किया दैट इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। हमने थियरी ऑफ इवोल्यूशन के पोस्टुलेट्स भी देखे, ठीक है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।